जिस देश में अगर तुम पैदा हुए और उस देश के अगर तुम भक्त नहीं, तो ना माँ का तुमने दूध पिया और पिता का तुम में रक्त नहीं। मुद्दा है, आप जिस भी देश के हैं, आप कहीं पर भी पैदा हुए हैं, आप उससे कितनी ईमानदारी करते हैं। आज हम बात करते हैं जो पहले वादा किया था उस पर, कश्मीर। कश्मीर का असल मुद्दा है क्या, उसको समझने के पहले यह समझना पड़ेगा कि कश्मीर बना कैसे, या कश्मीर में बात क्या है। वही वाली बात है ना कि कुछ तो बात है कश्मीर की मिट्टी में कि खुद चले आते हैं बॉर्डर क्रॉस करके यहाँ दफन होने के लिए। जन्नत है वो, और सिर्फ बात कश्मीर की नहीं है, मेरे देश की मिट्टी, मेरे देश का हर जर्रा बहुत बड़ा है उस जन्नत से, क्योंकि हमारे लिए यही माँ है, यही कलमा है, यही जन्नत है। अब बात करते हैं कि ऐसी क्या बात है कि उस अमेरिका को भी चाहिए, चाइना को भी चाहिए, पाकिस्तान को भी चाहिए, भारत का तो है ही, हमें चाहिए नहीं क्योंकि हमारा खुद का है और हमारा मुकुट है। तो आज इस मुकुट की बात करते हैं। यह शुरू कहां से हुआ? लोगों को लगता है 47, वो एक ऐसी डेट 2 नवंबर 1947 को जब अनाउंसमेंट किया, उससे पहले हम समझते हैं कि 1935 इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट था 1935, वहां से इसकी शुरुआत होती है, क्योंकि वहीं से आज़ादी के लिए पहला एक ऐसा एक्ट बनाया गया था जब गदर बहुत बढ़ चुकी हुई थी, अंग्रेज़ों से संभल नहीं रहा था। तब 321 सेक्शंस, 321 सेक्शंस और 10 उसके आर्टिकल्स, बड़े बड़े आर्टिकल्स उसके साथ बनाया गया था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। वहां से शुरुआत हुई थी, जिसको 1947 में फिर से अमेंडमेंट किया गया, उसको फिर से चेंज किया गया। और लोगों को याद है कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट था जिसके बिहाफ में, जिसके राइट्स के अंडर में फिर भारत के 2 हिस्से हुए, पाकिस्तान बना। अब बात करेंगे कि कहां से शुरुआत हुई, कैसे हुआ कश्मीर, और कश्मीर को समझने के पहले भारत समझना पड़ेगा, भारत बना कैसे। एक बहुत बड़ी चीज है जो पिछले वीडियो में भी कहा था, लैप्स ऑफ पैरामाउंसी, वो ये था कि आपको ये समझना पड़ेगा कि जब अंग्रेज यहां पर आए तो उनने प्रिंसली स्टेट्स जो थी, इंडिया की जितनी भी प्रिंसली स्टेट्स थी, उनके साथ उनका एक एक्सेशन साइन हुआ, उनकी एक ट्रीटी साइन हुई। एंड अंडर दैट ट्रीटी इट वाज क्लियरली मेंशन्ड एंड क्लियरली रिटन दैट द प्रिंसली स्टेट्स वर गिवन द राइट्स व्हिच आर इक्वल टू अ नेशन। वो अपने आप में एक पूरा राष्ट्र के बराबर थे, और वो थे 565 प्रिंसली स्टेट्स वर देयर विद इन इंडिया। तो हम कहते हैं कि भारत में 565 भारत थे। उनको मिलाया कैसे, उनको बनाया कैसे, चलिए वो बहुत लंबा मुद्दा है और डेट्स और इसमें जाएंगे तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। सो वी विल गो टू लैप्स ऑफ पैरामाउंसी। जब 3 कंडीशंस दी गई, एंड लॉर्ड लुई माउंटबेटन ने एक कंडीशन रखी थी, बिकॉज इस बंदे का बहुत बड़ा हाथ है भारत को आजाद कराने के लिए। तो उनने 3 कंडीशंस रखी थी। पहली कंडीशन ये थी कि या तो आप भारत के साथ रह सकते हैं, दूसरी कंडीशन ये थी कि आप पाकिस्तान के साथ जा सकते हैं, तीसरी कंडीशन ये थी कि अगर आप इन दोनों के साथ अग्री नहीं करते हैं, दोनों के साथ नहीं जाना चाहते हैं, देन यू हैव द इंडिविजुअल राइट्स दैट यू कैन रिमेन एज द इंडिपेंडेंट कंट्री और इंडिपेंडेंट प्रिंसली स्टेट। और वहीं से ये गदर शुरू हुआ, इन सबको मिलाया गया। और राजा हरि सिंह की वो एक गलती, जिसके कारण राजा हरि सिंह की कह लें, इसमें 4 बहुत बड़े बड़े इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं जिस पे कहीं ना कहीं बात करेंगे। वन इज लॉर्ड लुई माउंटबेटन विच इज अ वेरी पॉजिटिव कैरेक्टर इन दिस। सेकंड इज जवाहरलाल नेहरू, उस समय के प्रधानमंत्री। और नंबर 3 जो थे वो थे राजा हरि सिंह, जम्मू कश्मीर के राजा। और चौथे थे बीपी मेनन, जो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एक रोल अदा किया। और सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिस आदमी के कारण शायद आज कश्मीर आज भी हमारे पास, उनकी जिदों के कारण। सो वील टॉक ऑन दैट। 13 जून 1947, वील गो आजादी के पहले से बात करते हैं। लॉर्ड लुई माउंटबेटन एक वो आदमी था जिसका बहुत बड़ा रोल अदा किया है हमारी पूरी आजादी में। अच्छे इंसान हर जगह थे। लॉर्ड लुई माउंटबेटन का एक प्रॉब्लम यह था कि बीपी मेनन, चूंकि उनके साथ में काम कर रहे थे, बीपी मेनन ने एक बात तो बताई थी, क्योंकि उस आदमी को यह समझ में आ गया था कि जब भारत आजाद हो जाएगा उसके बाद पूरा जिम्मा, क्योंकि पूरा कत्लेआम मच चुका था। जैसे ही आजादी की खबर, जैसे ही लैप्स ऑफ पैरामाउंसी खत्म हुई और उसके बाद जब पता चला कि भारत आजाद होने वाला है, हिंदू मुस्लिम, और फिर बात हुई भारत के डिवीजन की, भारत और पाकिस्तान बनने की। जैसे ही बात हुई, जून के महीने से बहुत गदर हो चुकी थी, चारों तरफ झगड़े होने लगे थे, कत्लेआम मच रहा था। कलकत्ता में, लाहौर में बहुत ज्यादा कत्लेआम हो रहा था। लुई माउंटबेटन को कहीं ना कहीं पता था कि इसके जिम्मेदार मुझे ठहराया जाएगा। फिर बीपी मेनन के साथ जब उन लोगों ने बात की, उस समय उन्हें लगा कि जून में अब मुझे पहल करना पड़ेगी। वो खुद गए, राजा हरि सिंह के पास गए। लेकिन राजा हरि सिंह साहब 2 कारणों से बहुत अच्छे से जाने जाते थे। पहला,
आधे टाइम तो वो मुंबई के रेस कोर्स में पाए जाते थे और उनको ये होश नहीं था कि खुद की संपत्ति क्या है, कि भारत की संपत्ति क्या है, कि राज्य की संपत्ति क्या है। बर्मा भी उनके पास था, कश्मीर, जम्मू कश्मीर, सबका आधिपत्य जो था वो उनके पास था और दूसरी जो जगह थी वो जंगलों में शिकार करते रहते थे। तो जब लॉर्ड लुई माउंटबेटन गए उनके पास तो पहली बात तो जो माउंटबेटन को भी बहुत इंतजार कराया, उसके बाद आए और वहां पर माउंटबेटन ने एक बात कही कि देखिए, आप पाकिस्तान के साथ जाएं, चाहे हिंदुस्तान के साथ जाएं या फिर आप इंडिपेंडेंट नेशन रहें, लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखें कि आपको यह डिसीजन 14 अगस्त 1947 के पहले पहले लेना पड़ेगा। राजा हरि सिंह ने अपने सलाहकार जो रामचंद्र काक उनके उस समय के प्रधानमंत्री थे, बहुत समझदार आदमी था वो, उनको बुलाया, उनसे जब डिस्कशन किया, क्योंकि सॉरी फॉर जितना मुझे समझ में आता है कि वो राजनीतिक जितने मैटर थे उसमें ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करते थे, क्योंकि इसी कारण से अगर आप बहुत ध्यान करें तो 35, 36, 37, 38, 39 इन चारों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ था। शेख अब्दुल्ला पहले वहाँ के बहुत बड़े पहले लीडर थे। उसका रीज़न ये था कि शेख अब्दुल्ला ने उस समय एमएससी की हुई थी, टॉप किया होता, फिर भी उनके पास नौकरी नहीं थी, तो उनको ये लगता था कि कहीं ना कहीं उस समय राजा हरि सिंह के क्लोज लोगों को नौकरी मिल रही थी, तो उनने एक आंदोलन शुरू किया था। तो ये सब चीजें जो थी, अगर सब पर जाएंगे तो एवरी ईच टॉपिक हैज गॉट अप्रोक्सीमेटली अ मटेरियल टू स्पीक फॉर मिनिमम 3 आवर्स, बट हम आज स्टिक रहेंगे सिर्फ इस पर कि कश्मीर का मुद्दा असल में क्या है, कश्मीर बना कैसे। और जून बहुत इंपॉर्टेंट मंथ था, जुलाई में सिर्फ मीटिंग्स हुई हैं। क्यों? क्योंकि जुलाई में होश खो बैठे थे, वहां से पाकिस्तान ने एक बड़ा डिसीजन ले चुका था जिस पर हमें बात करना अब जरूरी है। 22 जून 1947, दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डेज ऑफ द इंडियन, जो भी हम बात कर रहे हैं इंडिपेंडेंस की है जिसकी भी, कश्मीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डे था। उसका रीज़न ये था कि शेख अब्दुल्ला की एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी। उनको वैसे भी राजा हरि सिंह साहब ने गुस्सा था, जो भी था, उनको जेल में डाल दिया था, क्योंकि इनने एक पूरी मुस्लिम फ्रंट तैयार की थी राजा हरि सिंह के लिए, और इसलिए तैयार की थी कि नौकरियां नहीं मिल रही थी, तो बहुत सारे मुद्दे थे, तो उसके लिए वो एक बहुत बड़े लीडर थे शेख अब्दुल्ला साहब। अभी मैटर कहाँ पर पहुंच गया था, माउंटबेटन की कम से कम 4 कोशिशें नाकामयाब हो चुकी थी। पहला, वो खुद गए 12 जून को, तो हरि सिंह साहब आए नहीं। उनका एक बड़ा पेटेंट सा था, पेट में बहुत दर्द होता था उनको, तो वो कई बार नेहरू से भी अवॉइड कर देते थे, कई बार कई लोगों से उन्होंने मीटिंग अवॉइड की थी कि पेट में दर्द हो रहा है। उसमें से एक ये भी थी। माउंटबेटन ने फिर से पूरा लगभग 6.5 घंटे की राजेंद्र काक जो थे उनके साथ उनने बात की, और वहां पर उन्होंने कोशिश ये की कि समझ जाएं कि मुद्दा क्या है। क्यों? क्योंकि जैसे ये बात समझ में आ गई कि पाकिस्तान को ये बात पता चलेगी कि हरि सिंह अगर इंडिया के फेवर में, तो वो बहुत सारे बड़े मुद्दे हो सकते थे, और पाकिस्तान वैसे भी, जिन्ना ने पूरी कोशिश कर ली थी कि हमारे पास ही आए कश्मीर, और उसके लिए उन्होंने हरि सिंह के 3-4 जो मेन इंपॉर्टेंट लोग थे उनसे अप्रोच किया। इवन राजेंद्र सिंह साहब जो ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह थे, जो हु वाज द चीफ ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर आर्मी, उनको भी अप्रोच किया था, मगर वो उनका कहना सीधा था कि साहब हम यहाँ पैदा हुए हैं, भारत, हम अगर जाएंगे तो भारत के साथ जाएंगे। सो दिस वाज बिकमिंग अ लॉट ऑफ मेस, बट अब वो मेस कहाँ से कहाँ जा रही थी वो पूरा डिसाइड होने वाला था, क्योंकि जुलाई में लगभग 69 और 3 बहुत बड़ी बड़ी मीटिंग्स हुई, लेकिन किसी को कुछ समझ में नहीं आया, सब अपने अपने में बिजी थे। फिर अब हम आते हैं सितंबर में। जुलाई में पूरी मीटिंग्स हुई, सितंबर एक ऐसा महीना था जहां पर स्ट्रेटजीज क्लियर होने लगी थी। 27 सितंबर सन 1947 को एक लेटर लिखा गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो लेटर लिखा था, और उसमें उनने अपना अंदेशा बहुत क्लियर किया था कि मुझे अब लग रहा है कि पाकिस्तान इसमें इंटरफेयर करेगा, और हो सकता है, क्योंकि वो उस समय उप प्रधानमंत्री थे, उनके लेटर में क्लियरली मेंशन्ड है, जो 17 सितंबर 1947 को लिखा गया है, कि मुझे यह अंदेशा है कि अब पाकिस्तान या तो हमला करेगी या किसी न किसी प्रकार से एक स्ट्रेटजी बनाएगी कि कश्मीर को अपने साथ मिलाने के लिए, और वो क्या था उस पर बात अब करेंगे। सितंबर में एक और बड़ा इंसिडेंट हुआ था। पाकिस्तान प्रेशराइज करने लगा था जम्मू कश्मीर को, बिकॉज उसका एक बहुत बड़ा था स्टैंड स्टिल एक अग्रीमेंट था, जिसके तहत पूरा अनाज या जितनी भी फैसिलिटीज थी वहां से पहुंचाई जाती थी। सियालकोट से जो जम्मू की जो रेल फैसिलिटीज थी वो भी बंद कर दी थी। पाकिस्तान ने अभी प्रेशराइज करना शुरू कर दिया था, क्योंकि वो चाहता था कि इनको इतना मजबूर कर देंगे हम कि हमारे साथ जाके हमारे साथ आकर शामिल हो जाएंगे। 2 नवंबर 1947 एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। आप ये सोच रहे होंगे 2 महीना जंप कैसे कर दिया, नहीं, वो सब करेंगे हम, लेकिन 2 नवंबर 1947 ये 3-4 महीने में जो हुआ, वो पूरा जो मुद्दा खत्म कहां पर हुआ, दैट वाज 2 नवंबर 1947, जब चाचा नेहरू ने एक बड़े चाचा को पूरे इस मुद्दे में लाके और जो उस समय क्रिएट किया था वो आज तक हम भुगत रहे हैं। अब हम शुरू करेंगे कि कहां से शुरू हुआ।
जुलाई हो गया, सितंबर हो गया, एंड नाउ अक्टूबर स्टार्ट्स। पूरा अक्टूबर जो था लगभग तीसरे हफ्ते तक बहुत परेशान कर दिया गया था, पूरी जो कश्मीर वासी थे उनको भी परेशान कर दिया था। फिर आया 22 अक्टूबर 1947, जिस दिन ऑन रिकॉर्ड है ये चीज कि बहुत सारे कवालियों को भरकर ट्रक्स में सीधे भेजा गया और पहला हमला हुआ था। ये पाकिस्तान की तरफ से पहला हमला था कश्मीर के ऊपर। प्रॉब्लम वो बड़ी नहीं थी, प्रॉब्लम एक और यहां पर बड़ी हुई जब जम्मू कश्मीर में, जो कश्मीर में मुस्लिम सैनिक थे, उनने भी विद्रोह कर दिया, क्योंकि ऑलरेडी वहां पर बहुत विद्रोह चल रहा था और इनने विद्रोह करके उन कवालियों के साथ मिल गए। तो अब ये हो गया था कि जो अंदर के लोग थे वो भी उनके साथ शामिल थे और बहुत आतंक मचाया गया। एंड दैट वाज वन ऑफ द वर्स्ट डेज, बिकॉज कश्मीरी जो आम लोग थे, प्रॉब्लम ये हो गई थी कि 164 किलोमीटर तक अंदर आ चुके थे ये लोग। 164 किलोमीटर ही था पूरा मुद्दा और जो भी डिस्टेंस था, क्योंकि इसके बाद मेन पड़ने वाला था पुंछ, इसके बाद मेन पड़ने वाला था वहां के बारामूला सेक्टर, जो इनका पहला टारगेट था कि कवालियों को वहां तक पहुंचना था। और इंटरनल जो इन्फॉर्मेशन थी, द एंटायर इन्फॉर्मेशन वाज बीइंग पास्ड टू देम बाय द पीपल दोज हु वर ऑलरेडी सर्विंग इन द फोर्सेस। वो इंडियन आर्मी के बंदे नहीं थे, वो जो कश्मीर की आर्मी में बंदे थे, ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह के अंडर में जो थे, जो मुस्लिम सैनिक थे, वो इनकी तरफ मिल गए थे। ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह वॉज वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑफिसर्स, और वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो उस समय चीफ ऑफ स्टाफ, या आप जैसे बोल सकते हैं कि उस समय आर्मी चीफ थे कश्मीर के। उन्होंने ही, वो पहले आदमी थे जिनने सलाह दी थी राजा हरि सिंह को कि आप यहां से छोड़कर चले जाइए, बिकॉज दिस प्लेस इज नॉट सेफ फॉर यू। क्योंकि उनको ये डर था कि अगर राजा हरि सिंह पकड़े जाते हैं तो उनको बंधक बनाया जाएगा और फिर कश्मीर की आज़ादी के लिए या उनको छुड़वाने के लिए कहा जाएगा कि कश्मीर को पाकिस्तान से मिला दिया जाए। ये एक यहां पर स्ट्रेटेजिकल पॉइंट आता है। आज जो नेक्स्ट पड़ाव था, डोमेल से उरी के बीच में एक ऐसा बेसिकली वहां पर एक ब्रिज पड़ता था जहां से कवाली बहुत बड़ी संख्या से आ सकते थे, और वो ब्रिज को तोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट था। यू विल नॉट बिलीव दिस, बट दिस इज गॉन इन द हिस्ट्री ऑफ वॉर्स। एक ब्रिगेडियर जो कि उस पूरी सेना के उस समय के हेड थे, उस आदमी ने अपने हाथ में राइफल लेके और सामने से हमला किया कवालियों के ऊपर, और उसमें कुछ उनके भी सिपाही थे जो पहले उनकी ही सेना में थे, और यहां पर उनकी शहादत हुई। लेकिन अगर ये उरी के इस ब्रिज को नहीं तोड़ा होता, देन वो ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह का जो एक काम था, अगर नहीं होता तो शायद आज उसी दिन, उसके दूसरे दिन ही कश्मीर उनके हवाले हो चुका होता और कश्मीर हमारा हिस्सा ही नहीं होता। सो ब्रिगेडियर Rajinder Singh is one of the most important part, and who should be respected for this, because if we owe this land, it is because of one of the most important part, which is Brigadier Rajinder Singh. उसके बाद जो कवालियों का नेक्स्ट टारगेट था वो था बारामूला, और बारामूला से सिर्फ 55 से 60 किलोमीटर की दूरी थी कश्मीर पर राज करने के लिए, कश्मीर को अपने अंडर में अपना कब्जा दिखाने के लिए। और यहीं पर इन कबालियों की जो औकात थी, चेहरा था, सच्चाई सामने आ गई। क्यों? क्योंकि इनको लगा अब तो हम जीत गए हैं, सिर्फ 55 किलोमीटर है। इनने क्या किया, वहां पर लूटपाट शुरू कर दी, इनने गरीबों को मारा, इनने, हाँ बेस्ट आप देखिए जो वर्स्ट पार्ट था वो ये था कि इनने ना हिंदुओं को छोड़ा, ना मुसलमानों को, ना सिखों को, ना ईसाइयों को, जो भी बारामूला सेक्टर पर थे, कत्लेआम मचा दिया, बलात्कार किए और अपना चेहरा सामने आ गया। लेकिन इस कारण क्या हुआ, जो स्ट्रेटेजिकल 2 दिन का वक्त मिला, वो 2 दिन लगभग कहा जाता है, और इट्स ऑन रिकॉर्ड्स ऑल्सो, कि उन 2 दिनों में 48 घंटों में से लगभग 40 घंटे तक सिर्फ मीटिंग्स ही चली हैं। और वो मीटिंग्स क्या चली हैं, दैट नीड्स टू बी स्पोकन एंड दैट आई विल डिस्कस ऑन। 24 अक्टूबर 1947 डिफेंस कैबिनेट की बहुत बड़ी मीटिंग हुई, बहुत इंपॉर्टेंट लोग थे, और उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे जिसका शायद अभी तक इंट्रोडक्शन नहीं हुआ है, बीपी मैन है, जो कि रियासती कार्रवाई जितनी भी थी उसके विभाग के, रियासत विभाग के जो थे वो सेक्रेटरी थे, और सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब के बहुत करीबी थे, क्योंकि ये तो छोड़ दिया था, ये ही वॉज एन इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ऑफिसर, जो उस समय कहा जाता था ICS जिसको बोलते थे, इंडियन सिविल सर्विसेज। बहुत शार्प ऑफिसर थे, और इनने तो नौकरी छोड़ी दी थी, बट सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब जो थे वो इनको अपने क्लोज रखना चाहते थे। इंपॉर्टेंस ये था क्योंकि इनने गोरों के साथ काम किया हुआ था, माउंटबेटन के काम का पूरा तरीका जो था वो समझते थे, और यहाँ पर इसलिए बैठक बुलाई गई थी क्योंकि अब राजा हरि सिंह की हालत खराब हो चुकी थी, क्योंकि हमला ऑलरेडी कश्मीर पर हो चुका था और उनको वहाँ से ऑलरेडी भाग के कश्मीर से जम्मू जाना पड़ा था। सो अब इसके बाद क्या हुआ, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है, शॉकिंग भी है, क्योंकि प्रॉब्लम कहीं ना कहीं ये है कि समझ में नहीं आता कि इतिहास का जिम्मा या इतिहास के लिए किसको कहा जाए कि गलत क्या है, क्योंकि हमें तो अपनों ने ही लूटा, वही वाली बात है, हमें तो अपनों ने ही लूटा, गैरों में कहाँ दम था, हम तो देश ही वहाँ छोड़ बैठे जहाँ दुश्मन कम था। बट ठीक है, देखते हैं, सो वील टॉक ऑन दैट। 25 अक्टूबर 1947
नए प्रधानमंत्री थे मेहरचंद महाजन, बीपी मेनन, ये खुद गए, राजा हरि सिंह से बहुत डिटेल में बात की और मेहरचंद महाजन जो थे उनने एक रिक्वेस्ट की कि साहब अब हमारे हाथ में नहीं है, अब हमें इंडियन आर्मी को बुलाना चाहिए। 26 अक्टूबर 1947, द डे ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, ये वो लेटर जिसके कारण इतिहास में बहुत बड़ा एक फेरबदल होने वाला था। और ये था कि जब मेहरचंद महाजन साहब ने जब बोला कि इंडियन आर्मी को बुला लेना चाहिए, माउंटबेटन अड़े हुए थे। उसका रीजन ये था, ही वॉज वेरी क्लियर दैट अंडर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1931, ये लिखा हुआ था सेक्शन 9 में, जो उनका था आर्टिकल 23 में लिखा हुआ था बहुत क्लियरली कि जब तक वो हमारी रियासत का हिस्सा नहीं है, मतलब टिल द टाइम ही वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडियन टेरिटरी, ही कुड नॉट बी गिवन द सपोर्ट बाय द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, एंड इट वॉज वेरी क्लियर। तब हरि सिंह को एक संदेश पहुंचाया गया कि साहब ऐसा है, बीपी मेनन साहब खुद गए और उस समय के प्रधानमंत्री जो थे उनके रियासत के कश्मीर के, वो खुद गए और उन्होंने कहा कि इंडियन आर्मी की तरफ से बहुत क्लियर है, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक सोच जो थी उस समय वो बहुत इंपॉर्टेंट थी कि अगर हम आज मदद कर देते हैं तो इसकी क्या गारंटी है कि राजा हरि सिंह कल या आगे चलकर पाकिस्तान के साथ नहीं जाएंगे। चूंकि इतना प्रेशर हो चुका था या जो भी था उन्हें समझ में नहीं आ रहा था, राजा हरि सिंह साहब 10:32 पर 26 अक्टूबर सन 1947 को उनने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया। 26 अक्टूबर क्योंकि अब साइन हो चुका था, ये खबर जा चुकी थी कहाँ पर, जो डिफेंस कमेटी की मीटिंग थी, जो डिफेंस कमेटी बैठी हुई थी वहाँ पर लेफ्टिनेंट जनरल FRR बुकार, जनरल ऑफिसर कमांडिंग, जो उस समय के चीफ थे, अंग्रेज थे, उनने मना कर दिया कि हम इस कंडीशन में फौज नहीं भेज सकते, क्योंकि रात को उड़ने वाले जो थे हमारे पास प्लेन्स नहीं थे। दूसरी ये थी कि इन्फेंट्री की इतनी बड़ी तादाद, क्योंकि वहाँ से घुसपैठ जो थी वो बहुत बड़ी थी पाकिस्तान की तरफ से, जो ये लोग आए हुए थे, उनने ये कहा कि अब मेरी तरफ से ना है, माउंटबेटन को भी उनका ही सपोर्ट करना पड़ा। बट उस पूरी मीटिंग में एक ऐसा व्यक्ति था जिसको लोग पागल भी कहते हैं, और बनी बात है, बड़े बड़े बदलाव और बड़े बड़े जो ऐसे मुद्दे होते हैं उनमें निर्णय लेने के लिए एक पागलपनी चाहिए, और बहुत ईमानदार एक आदमी थे। उनने एक बात कही कि ऐसा है, अब कश्मीर ने हमें पत्र दे दिया है, उनकी सुरक्षा करना यह हमारी जिम्मेदारी है, भारत की जिम्मेदारी है, और उनका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद वो अड़े रहे, लगभग 7 घंटे लंबी चली मीटिंग में उनने ये बात क्लियर कर दी थी कि मैं, अगर कोई नहीं जाएगा तो सरदार वल्लभ भाई पटेल खुद जाएगा वहां पर कश्मीर की सुरक्षा के लिए। क्यों? क्योंकि हमने वचन दिया था और भारत अपने वचन से नहीं हट सकता था। इसके लिए नेहरू जी को भी उस बात पर मानना पड़ा, और सुबह यह डिसाइड हुआ, जो जनरल ऑफिसर कमांडिंग थे उनको भी यह मानना पड़ा कि अब हमें सुबह की पहली किरण के साथ फौज भेजना पड़ेगी, क्योंकि अब भारत की जिम्मेदारी थी कश्मीर की सुरक्षा करना। 27 अक्टूबर 1947, क्योंकि अब निर्णय हो चुका था, लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय, उनकी अगुवाई में रेजिमेंट पहली किरण के साथ निकल चुकी थी। इंडियन एयरफोर्स की 2 टुकड़ियां थी। बड़ी बात यह थी कि ये तक नहीं पता था कि हम जहां लैंड कर रहे हैं इज इट बीन रिग्ड, बिकॉज वहां से पाकिस्तान की एक कार्रवाई ऐसी हुई थी। एक बहुत बड़ा इंसिडेंट है, जैसे ही उन्हें पता चला कि कश्मीर ने राजा हरि सिंह के थ्रू भारत को समर्पण कर दिया है और अब भारत का एक हिस्सा बन चुका है, वहां से जिन्ना ने एक मीटिंग बुलाई और उनने वहां के जो चीफ थे उनको ऑर्डर दिया कि आप एक काम करिए, आप सीधे तुरंत अभी के अभी 27 अक्टूबर की सुबह सुबह तक हमें जो एयरपोर्ट है जहां पर इंडियन फौज आएगी हमें अपने कब्जे में चाहिए। लेकिन ये सब जानकारी इंडियन आर्मी को भी कहीं ना कहीं से थी, क्योंकि इनके जो चीफ थे वो चीफ एक ही आदमी थे, दोनों लेफ्टिनेंट जनरल्स के, पाकिस्तानी आर्मी के भी और इंडियन आर्मी के भी जो लोग थे। और उनने एक बात कही थी कि सर अगर आप हमें फोर्स करेंगे तो हमारे जितने भी ब्रिटिश ऑफिसर्स हैं, पीपल स्पेशली द ऑफिसर दोज हु आर सर्विंग इन द पाकिस्तानी आर्मी, दे विल पुट देयर रैंक्स ऑफ, वो आपसे दूर हो जाएंगे, आपके साथ काम नहीं करेंगे। तब 27 अक्टूबर सन 1947 को हमारी फौज, इंडियन आर्मी वहां पहुंची, इन्फेंट्री बटालियंस वहां पहुंची, एयरफोर्स के सपोर्ट से जब वहां लैंड किया, 1 सिख रेजिमेंट ने उसी दिन से 27 और 28 ये 2 दिन ऐसे थे कि पूरे परखच्चे कवालियों के उड़ाना शुरू कर दिया था, क्योंकि अब तक तुम लड़ रहे थे एक रियासत के लोगों से, एक रियासत के कुछ सैनिकों से, अब बात थी सिखों के पागलपन की। और द फर्स्ट बटालियन ऑफ सिख दे रीच्ड एंड दे स्टार्टेड वाइपिंग देम ऑफ फ्रॉम द फील्ड ऑफ कश्मीर। 27 अक्टूबर 1947 की रात को जब जनरल ग्रेसी को जिन्ना ने ऑर्डर दिया कि आप जाएं और भारत की सेना पहुंचे इससे पहले आप हमला कर दें, मगर उनको एक बात पता थी, क्योंकि वो उनकी रिपोर्टिंग जो अथॉरिटी थी वो थी जनरल ओकिन लेक, जो कि दोनों के चीफ थे, पाकिस्तानी आर्मी के भी और इंडियन आर्मी के भी। यहां आती है एथिक्स की बात, यहां आती है फौजी एथिक्स की बात।
उन्होंने पहले ही कहा था कि सर इफ दे हैव साइंड द एक्सेशन, आपको ये बात मानना पड़ेगी कि अब वो इंडियन फौज के अंडर में आते हैं और भारत का एक अभिन्न हिस्सा है। अगर हम अब हमला करते हैं, इसका मतलब बहुत सिंपल हो गया है कि हम फौज को न्योता दे रहे हैं, हिंदुस्तानी फौज से युद्ध का न्योता दे रहे हैं। और उनको भी इंटरनली ये बात पता थी कि हिंदुस्तानी फौज उस समय से ही बहुत पावरफुल थी और वो नहीं चाहते थे, क्योंकि दो जनरल्स वो भी ब्रिटिश थे, उनके जो चीफ थे वो भी ब्रिटिश थे, वो नहीं चाहते थे कि हमारा ही एक जनरल या हमारी ही आधी फौज दूसरी हमारी ही फौज से लड़े। अक्टूबर लगभग खत्म ही हो गया था, लेकिन फिर भी 29 और 30 अक्टूबर की बड़ी बात हुई, जहां पर माउंटबेटन साहब जो थे उन्होंने नेहरू साहब को अग्री कर लिया कि हम लाहौर चलते हैं और एक मीटिंग करते हैं। एंड दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट इंडो-पाक ऑफिशियल मीटिंग बिटवीन दीज टू कंट्रीज। दिस वाज द फर्स्ट ऑफिशियल मीटिंग, जो हिस्ट्री में भी और पेपर्स में भी पहली ऑफिशियल मीटिंग मानी जाती है भारत और पाकिस्तान के बीच में, जिसमें माउंटबेटन और जिन्ना और उसके साथ साथ नेहरू तैयार हो गए थे। मगर यहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल बहुत क्लियर थे। उनका कहना यह था कि उनको अग्री करना पड़ेगा कि ये जो हरकत थी या ये जो भी कारनामा था उनने किया होता, क्योंकि अभी तक उनने अग्री नहीं किया था। इससे शेख अब्दुल्ला भी थे, बहुत सारे लोग थे जिनको प्रॉब्लम थी। उनका कहना यह था कि पाकिस्तान अभी भी नहीं मान रहा है कि उनने हमला किया था, बट देयर वर डॉक्यूमेंट्स, देयर वर फोन रिकॉर्ड्स, देयर वर एवरीथिंग व्हिच वर गोइंग अगेंस्ट देम। सो इस पहली ऑफिशियल मीटिंग इससे पहले होती। नेहरू साहब की तबीयत खराब थी, या नेहरू की जो भी जैसा भी था, उस पर ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, लेकिन माउंटबेटन इंडिया की तरफ से वहां पर गए और उन्होंने जब ये बात की, वहां पर जिन्ना ने 3 शर्तें क्लियर कर दी थी, जिसमें पहली इंपॉर्टेंट शर्त यह थी कि पहले तो आप वहां से पाकिस्तानी जो आर्मी है उसके रोल को आप डिफाइन करें और ये कहें कि पाकिस्तानी आर्मी का कोई रोल नहीं था, जबकि था। और उन्होंने ये कहा, दूसरी कंडीशन ये थी कि आप इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को, भारतीय सेना को वहां से हटाएं, फिर इस पर चुनाव होगा और उस पर हम मुद्दे पर या डायरेक्ट हमें उसका पावर मिलना चाहिए। और तीसरी उन्होंने एक ऐसी शर्त रखी थी विच वॉज टफ, बट माउंटबेटन ने कहा कि देखते हैं। उन्हें यह कहा कि बोलें कि नेहरू और पटेल मेरे पास आए और मुझसे बात करें, बट इससे पहले कि ये मीटिंग खत्म होती, इससे पहले कि कोई निर्णय होता, एक बड़ा कारनामा नेहरू साहब ने कर दिया। और जवाहरलाल नेहरू का वो कांड जो था, उसको आज भी कहीं ना कहीं इतिहास के हिसाब से देखें, बहुत लोगों के हिसाब से देखें तो हम आज भुगत रहे हैं। 2 नवंबर सन 1947 को AIR ऑल इंडिया रेडियो में उनने जाकर जो कारनामा किया, उसके कारण कश्मीर जो कि ऑलरेडी 26 अक्टूबर सन 1947 को हमारे हाथ में दे दिया गया था, हमारे लिए लिख गया था, हमारे हाथ में था, क्योंकि हमारा राइट्स था, उस पर हमारा अधिकार था ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से। लेकिन उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो में अपने भाषण में एक ऐसी बात कर दी जो चाचा नेहरू ने एक बड़े चाचा को इसमें ले आया, जिसका नाम है संयुक्त राष्ट्र। उन्होंने अपने भाषण में यह कहा कि जैसे ही कश्मीर में स्थिति सामान्य हो जाती है, हम चाहेंगे, भारत चाहेगा कि जनमत संग्रह कराया जाए, किसके अंडर गाइडेंस होना चाहिए और किसके गाइडलाइन के अंतर्गत होना चाहिए और किसकी देखरेख में होना चाहिए, संयुक्त राष्ट्र। तो उनने, लेकिन एक बात पक्की है, बहुत सारे लोग मानते हैं और हकीकत भी एक पेपर्स के हिसाब से, उनके भाषण के हिसाब से, कि अगर 2 नवंबर 1947 को वो भाषण ना दिया गया होता तो सीधी सी बात है कश्मीर ऑलरेडी हमारा था, हमारा हो चुका था। लेकिन उसके बाद एक चाचा, अब जो भी है, ताऊ को लाके बिठा दिया संयुक्त राष्ट्र, और उसके बाद उनने वहां पर 31 दिसंबर सन 1947 को ऑफिशियल शिकायत भी की, देखो ये हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं, क्यों। लेकिन जब बहुत मुद्दा क्लियर था, अभी ऐसा है कि इतिहास कभी मिटता नहीं और इतिहास किसी ना किसी को तो जिम्मेदारी लेना थी, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि आज तक किसी ने उसकी जिम्मेदारी नहीं ली। सब एक दूसरे पर वो बॉल फेंकते हैं, सब एक दूसरे को जिम्मेदारी देते हैं। फौज ने उस समय भी लड़ा, फौज आज भी लड़ रही है, और उसका निदान क्या है, उस दिन से एक्चुअली ये मुद्दा शुरू हुआ जिसकी आज तक हम भुगत रहे हैं। यार, जन्नत को आपने बांट दिया टुकड़ों में। अब हमें कोई डाउट नहीं है कि कश्मीर हमारा हिस्सा है या नहीं है, क्योंकि कश्मीर हमारा हिस्सा था, है और रहेगा, और इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जिनको डाउट्स है उनके लिए ये बात जरूरी है, आपको ये समझना पड़ेगा कि आज उस दिन के कारण आज कश्मीर में एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। कश्मीर में जब से पूरा मुद्दा हुआ है वहां से लेकर आज तक की हम एक गिनती तो नहीं, बट कुछ डेटाज ये कहते हैं, कुछ डाटा के हिसाब से ये है कि आज तक 44,000 से ज्यादा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कश्मीरी पंडित, वहां के रहने वाले मुस्लिम, उनका नुकसान हो रहा है दोस्त। क्योंकि जो ये वहां के आका बने बैठे हुए हैं, जो हितैषी कहते हैं अपने आप को, बहुत सारे लोग हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, हमेशा वही बात करता हूँ ना कि इनकी इतनी औकात नहीं है कि इनका नाम भी इस जुबान पर आए, क्योंकि ये लोग कहीं ना कहीं गद्दारी कर रहे हैं। अपने बच्चों को
फॉरेन यूनिवर्सिटीज में भेजते हैं और यहां जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको उठा के क्या करवा रहे हैं, उनसे दंगे करवा रहे हैं। 40-44 हजार लोग मर चुके हैं यार उस टुकड़े के पीछे। और एक बात, आपको लगता है ना फौज को बड़ा मजा आता है या फौज वहां रहना चाहती है? याद रखिए, सबसे ज्यादा 33,981 लोग, आज की बात करूं ना, इंटेंसिव कॉरोनरी कंट्रोल यूनिट ICCU में डले हुए हैं सिर्फ इन दंगों के कारण। सबसे ज्यादा नुकसान तो उन फौजियों का हो रहा है। और यार सबसे पहले तो फौज ही चाहती है मुद्दा सुलझे, क्योंकि आप खुद सोचो, जंग कहीं नहीं है चारों तरफ, हम देश के अंदर ही लड़ रहे हैं हमारी फौज। और किससे लड़ना पड़ रहा है? अपने ही लोगों से। ये बहुत बुरी स्थिति होती है जब हमें अपना हथियार तानना पड़ता है या हमें कोई एक्शन लेना पड़ता है। पुलिस, BSF, जो आज आप बात कर रहे हैं, पुलिस, CRPF, BSF नहीं है वहां पर, मैं बात कर रहा हूं पुलिस की, CRPF की जो टुकड़ियां हैं वहां पर, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस की और जो हमारी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की टुकड़ियां हैं वहां पर, बटालियन से, रेजिमेंट से, उनको कितना सफर करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि पता नहीं, कुछ लोग कहते हैं कि सर वो बच्चे हैं जिन पर हमला हो रहा है। वाह, 2000 की भीड़ में, 2000 की भीड़ में, 5000 की भीड़ में पत्थर लेकर, पेट्रोल बम बनाकर, और वहां से जो हमला हो रहा है वो बच्चे हैं। समझ में नहीं आता यार मुझे। एक बड़ा कंफ्यूजन ये है कि मटकी कितना फोड़ेंगी, कितनी हाइट पर, उसकी गाइडलाइन दी गई है। एक गाइडलाइन जल्द से जल्द ये भी आना चाहिए कि कितने साल तक का बच्चा पत्थर फेंक के मार सकता है। एक कहीं ना कहीं से ऑर्डर आना चाहिए। समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि वहां पर स्थिति बद से बदतर हो रही है। नुकसान किसका हो रहा है? बड़ा मुद्दा ये है, ये समझना पड़ेगा। जो ये आका बने बैठे हैं, सलाहकार बने बैठे हैं, जो इनके बिहाफ में बात करते हैं, एक्चुअल कश्मीर मैंने रहा हूं, मैंने बात की है वहां से लोगों को, और मैं रहा हूं वहां पर, मुझे पता है। जब आप वहां पर एक्चुअल कश्मीरियों से बात करते हैं ना, उनको बहुत पेन है। पूरा टूरिज्म रुका हुआ है। क्यों रुका हुआ है? कोई जाना नहीं चाहता है। पहले क्योंकि जब टूरिज्म जाएगा, आज सरकार मदद कर रही है ऐसा नहीं है, अगर फोर्सेस को वहां डिप्लॉय करके रखा गया है, इट मींस दैट वी वांट द सॉल्यूशन। But solution would never happen till the time civilians, till the time people of Kashmir do not stand and speak about this, and if they do not surrender to Indian forces. आप एक बात बताइए, आपने कहां ये देख लिया, कहां सुन लिया कि किसी ने हाथ जोड़ के आया और फौज ने गोली मार दी? ऐसा कभी नहीं हुआ है। और फौज बहुत ज्यादा आपके लिए वहां प्रोटेक्शन के लिए, उनको शौक नहीं है अपना घर बार छोड़कर, और वहां 33,000 से ज्यादा लोग अस्पतालों में डले, किसी को शौक नहीं है। मुद्दा क्या है वो समझना पड़ेगा, आपको सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। यूथ जो वहां बैठा है, यार पत्थर छोड़ो, उपयोग होना बंद करो। आपका उपयोग किया जा रहा है, ये बात क्लियर रखना, क्योंकि आप मरते हो। जो आपके लिए बात करें, उनने अपने बच्चों को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में भेजा गया है। आपके बिहाफ में कोई बात नहीं करता। मरने के बाद 2 चैनल में 2 बातें आ जाती हैं, और 4 पढ़े लिखे लोग बैठकर चैनल में आपके बिहाफ में बात करते हैं। नो माय गॉड, दैट्स रॉन्ग थिंग्स आर हैपनिंग इन कश्मीर एंड वी शुड टेक सम एक्शन। एक मिनट, हाथ में शराब का ग्लास लेकर आपके बिहाफ में क्या बात करेंगे ये लोग? बड़ी बड़ी पार्टीज में बात होती है, 4 दिन मुद्दा खत्म। एक्चुअल सॉल्यूशन क्या है, जो मेरे हिसाब से, मेरी समझदारी जो है, या जो मैं समझ पाया हूं दोस्त, 52 साल की रिसर्च करके और 52 साल के इतिहास पर बात कर रहा हूं। एक्चुअल मुद्दा बड़ा हो चुका है। नाउ वी विल हैव टू वर्क ऑन द सॉल्यूशन, बिकॉज द प्रॉब्लम इज एवरीबॉडी टॉक्स अबाउट द प्रॉब्लम, है ना? बड़ी बड़ी अंग्रेजी में बोल देंगे कि ये समस्या है, वो समस्या है। सॉल्यूशन क्या है, इस पर कोई बात नहीं करता। 26 अक्टूबर 1947 का वो पत्र जो अमर पैलेस में लिखा गया था, जम्मू में ये बात जब लिखी गई तो राजा हरि सिंह थे, उनने ये लेटर लिखा जिसको आप सब जानते हैं। उनने लिखा कि मैं श्रीमान इंदर महेंद्र राज राजेश्वर राज श्री हरि सिंह जी, जम्मू और कश्मीर, नरेश तथा तिब्बत आदि देशापति सार्वभौम सत्ता का इस्तेमाल करते हुए भारत संघ के साथ मैं इस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर दस्तखत करता हूं। मैं इसी के साथ, भारतीय संघ के साथ, अपने और अपने राज्य का, अपनी सत्ता का होने का ऐलान करता हूं। मुझे लगता है कि जितनी मेरी समझदारी थी, जितनी मैं रिसर्च कर पाया, जितना समझता हूं कश्मीर को, कश्मीर जाकर या बाहर से और अंदर से, कश्मीर के लोगों के हिसाब से जो मुझे समझ में आया मैंने बात कर दी। लेकिन बड़ा मुद्दा अभी भी है कि सॉल्यूशन क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे लिखते हैं कि सर आप टेररिज्म पे बात करें, या आप ये हमें सॉल्यूशन दें। हम यंगस्टर्स हैं, यूथ हैं, हम जानना चाहते हैं कि हम इस पूरे माहौल में क्या करें। उसके लिए एक छोटा सॉल्यूशन, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा ज्ञानी बाबा, बहुत बड़ा एक वो नहीं करना चाहता हूं, लेकिन कोशिश ये है कि हम अगर ये वीडियो बहुत लंबा हो गया, अगर ये बहुत सारा ज्ञान हो गया है, तो थोड़ा सा वक्त के बाद, बहुत जल्द, अगले 5 से 7 दिन के अंदर सॉल्यूशन के साथ, जो मेरी समझदारी के हिसाब से, जो मुझे लगता है सही है, उस पर बात करेंगे, और वो जल्द आने वाला है। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद।
भारत माता की जय।